नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सोवित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के सामने ओम गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं बेसिक नंबर ऑफ नॉलेज, संख्याओं का प्रारंभिक ज्ञान, यानी संख्याओं के बारे में पहले हमें नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले संख्याओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसी सीरीज में मैंने आपको जहाँ तक पढ़ा दिया था वहाँ भिन्न के हमने प्रकार बता दिए थे। फ्रैक्शन के दो कैटेगरी बांटी थी फ्रैक्शन में, आप लोग लास्ट वीडियो देख के आइएगा। उसके आगे हम आपको बोल के गए थे कि अभाज्य संख्याओं के बारे में आज चर्चा करेंगे, तो वहीं से चर्चा को शुरू करते हैं। और हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्याओं की। आज हम बहुत सारे प्रश्न भी आपके लिए लेके आए हैं जिससे कराएंगे। तो बेटा सबसे पहले मैंने चर्चा शुरू की कि अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो इसमें मैंने दो कैटेगरी को बांटा है। एक तरफ लिखा है भाज्य संख्याएं और एक तरफ लिखा है भैया अभाज्य संख्याएं। एक तरफ लिखा है भाज्य संख्याएं और एक तरफ लिखा है अभाज्य संख्याएं। सीधी सी बात यह है, अगर इसको हम बहुत शॉर्ट में बात लिखना चाहें तो वो संख्याएं जो स्वयं से कटें, एक से कटें, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटें, अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटें, से विभाजित हों। जबकि इसका अगर बात करें तो ये संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ स्वयं व एक से विभाजित हों। हाँ ठीक है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात कर लें हम, तो इसके एग्जाम्पल में आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे आप लिख लो यहाँ पे 5 नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। 6 है, 8 है, 12 है, 15 है ना, और आपका क्या 21 है। ये सारी संख्याएं बताओ, सबके देखेंगे तो स्वयं के अलावा ये 6 बताओ 2 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये 3 से और 7 से कट जाएगा। जबकि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे 3, 5, 7, 11, 13, 19 है ना, 17, 97, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। अब बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, देखिएगा ध्यान से। हम थोड़ा आगे पेज पे लिख रहे हैं, अभी इस पेज में थोड़ा सा जगह छोड़ी है, इस पे देखना है। एक क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ध्यान रखना बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। इसके बाद 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, एकमात्र संख्या जो सम है और अभाज्य भी है, अभाज्य है। बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, एक ना तो अभाज्य संख्या होती है, ना अभाज्य होती है और ना ही भाज्य होती है। ये बात ध्यान से समझना, ऐसा क्यों होता है। इस पॉइंट पे हम थोड़ी सी चर्चा डीप करेंगे। तो अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो देखिएगा, जरा पीछे आइएगा, ध्यान सुनिएगा। हर अभाज्य संख्या के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होंगे, ओनली 2 फैक्टर, ठीक है। कितने? हर अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही सही परिभाषा है। बताओ, इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 और 17 हो जाएगा, इसके अगर करेंगे तो 1 और 97 हो जाएगा, ठीक है। इसके अगर करेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा। ये सबके 2 फैक्टर होंगे। और भाज्य संख्या के मोर देन टू यानी 2 से अधिक फैक्टर होंगे। 2 से अधिक कितने होंगे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 2 से अधिक होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे। जैसे मान लो इसके फैक्टर लिखेंगे तो 1, 2, 3, 6, 4 हो गए कि नहीं। इसी तरीके से अगर मान लो हम 4 के फैक्टर लिखें तो 4 के फैक्टर होंगे 1, 2 और 4। बताओ 3 फैक्टर हो गए कि नहीं हो?
सबके देख लो 2 से अधिक फैक्टर होंगे। एकमात्र एक ऐसी संख्या है एक का मात्र एक फैक्टर होता है, यानी एक गुणनखंड होता है। एक का मात्र एक गुणनखंड होता है, यानी एक फैक्टर होता है। तो ये बेटा जो क्वेश्चन बनेगा वो ध्यान रखना कि एक ऐसी संख्या है जिसका सिर्फ एक गुणनखंड होता है, जिसकी वजह से ये ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इसके बाद हम आगे बढ़े तो अगला पॉइंट जो हम बता रहे थे उसको देखिएगा। इसमें चौथा क्वेश्चन आपसे बनता है, देखिएगा। अब कभी कभी ये भी पूछ देता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी बेटा याद रखना 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। ठीक है। अच्छा, कुछ बात और पूछता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछेगा आपसे कि ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे हमने आपसे पूछा, ये पूछेगा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं? तो ध्यान रखना ये 25 होती हैं। 1 से 50 तक कभी पूछ दे, 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक याद रखना बेटा 15 होती हैं। और अगर पूछ दे 51 से 100 तक, तो ये कितनी होती हैं? ये 10 होती हैं। अब हम लोग ऐसे नहीं याद करेंगे, क्योंकि हमसे हो सकता है ये एग्जामिनर को पता है कि हम लोग ये रट चुके हैं अच्छे से, और एग्जामिनर थोड़ी सी कलाकारी करके कुछ नया पूछ दे, इसलिए हम लोग अब की बार एक नए पैटर्न में याद कर रहे हैं। हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि 1 से 10 तक, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, फिर बोलो बेटा 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से, हर 10-10 में याद कर लेंगे, 80, 81 से 90, और आगे 91 से 100, हर 10-10 की सीक्वेंस में याद करेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, इनको याद कर लीजिएगा। इनके लिए एक नंबर टाइप का होता है, याद कर लो, 4422 322 321। अगर आप जोड़ेंगे तो देखिएगा ध्यान से 25 संख्याएं हो गई हुई, 4 और 4 8, 8 4 12, 3 15, 15 और 4 19, 19 और ये कितना हो जाएगा? 19 और 6 25। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क इतना है कि आप इसके आगे वो 4 संख्याएं लिखेंगे जो आपकी कैसी होंगी? जो अभाज्य हैं। जैसे ये कौन सी 4 संख्याएं हैं? तो आपको लिखना होगा 2 3 5 7। इसमें लिखना होगा जैसे 11 13 17 19। इसमें कौन कौन सी होंगी? तो बेटा 23 और 29। ऐसे करके आपको सब भरनी है। ये आपका होमवर्क है, ये आप हमें कमेंट में लिख के भेजेंगे सारी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं कमेंट, तो इसलिए भेजिएगा जरूर। ठीक है। अच्छा, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए अगर हम अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लें, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में अभी तक तो यहीं पे बात रुकी है। अभाज्य संख्याओं में 2 बातें और आती हैं जिनको आप ध्यान से देखिएगा। एक आती है सहअभाज्य, एक होती है सहअभाज्य संख्या। क्या होती है? सहअभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। और एक और होती है जिसको बोलते हैं युग्म अभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं ट्विंस प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? ट्विंस प्राइम नंबर। ठीक है, तो पहले देखो सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं, इनके एग्जाम्पल से समझो, जिनका एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ मतलब मासापा, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। बस एक ही कंडीशन होती है, एचसीएफ कितना होना चाहिए? एचसीएफ 1 होना चाहिए। अगर एचसीएफ 1 है तो संख्याएं कैसी कहलाएंगी? वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आगे देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो एग्जाम्पल में मैंने लिख लिया 12 और 17, 12 और 17। आगे लिख लिया मैंने 8 और 15। इन सब का एचसीएफ कैसा है? 1 है। मैंने लिख लिया 2 और 5, है ना। मैंने एक और नंबर लिया तो मैंने ले लिया 21 और 26। ये सब कैसी संख्या है? इनमें सब में कॉमन कुछ नहीं है, तो ये सब कैसी हैं? सहअभाज्य कोप्राइम नंबर है। कैसी संख्या है? कोप्राइम है। और अगर हम इसी की बात करें कि युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी जिनको ट्विंस प्राइम कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? ट्विंस प्राइम।
ट्विंस प्राइम नंबर, जिनको हम लोग युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ट्विंस प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो उनकी अगर हम चर्चा करें तो उनके लिए ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, HCF इज इक्वल टू 1, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी से कि उनके बीच का अंतर 2 हो, अंतर क्या हो 2। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों संख्याएं अभाज्य हों, दोनों संख्याएं अभाज्य हों। जबकि पीछे ये कोई कंडीशन नहीं थी, अगर आपने देखी हो तो पीछे मैंने जो एग्जांपल लिखे थे उनमें देखो एक अभाज्य थी एक भाज्य थी, यहाँ दोनों अभाज्य लिख दी हमने, लिख दी कि नहीं लिख दी। यहाँ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बताओ एक भाज्य दोनों भाज्य लिख दी मैंने, ये भी दोनों भाज्य लिख दी, यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन इसमें बेटा ये कंडीशन लगेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि दोनों भाज्य। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है 3,5 पहला एग्जाम्पल, 5, 7 दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल 11, 13 है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप लिखने को बैठेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। 29, 31 ऐसे ही आप लोग लिखिएगा। आप अपनी तरफ से 1-2 एग्जाम्पल जो हमने छोड़ दिए हैं वो आप लोग ढूंढ के लिखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन पर हम चर्चा करेंगे लास्ट टर्न पे अच्छे से। इसी में बेटा एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, वो यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे हमने अभी बात की तो एक बात ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याओं का एक पैटर्न मिलता है। जैसे कुछ अभाज्य संख्याओं के पेयर याद कर लो, जैसे 2, 3 और 5। एक तो ये पेयर बहुत मुश्किल से मिलेगा, यानी n+1 और n+1 और n+3 अगर इस पैटर्न पे लिखी है और ये अभाज्य संख्याओं का पैटर्न है तो निश्चित तौर पे ये तभी संभव है जब ये n का मान कितना होगा 2 होगा, पहली बात। और दूसरी बात, एक ये पैटर्न याद कर लो 3, 5 और 7। तो इसमें अगर n का मान रखेंगे, n अगर 3 है तो ये n+2 और n+4, केवल एक ही ऐसा पेयर है जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि n+2 n+4 अगर अभाज्य संख्या हैं तो वो तभी पॉसिबल होती हैं जब जब n बराबर 3, n+2 हो जाएगा 5 और n+4 कितना हो जाएगा 7। ये क्वेश्चन बेटा आपके एसएससी को में पूछा गया है, एक बार सीजीएल के एक क्वेश्चन में आया है, उसमें यूज़ कराया उन्होंने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्याओं पे हम बहुत सारे प्रश्न कराएंगे, उनकी चर्चा करते हैं और आगे देखिएगा। अब कुछ बातें हम करते हैं जो हमने अभी शीट से ली हैं, देखिएगा ध्यान से। कुछ बातें हम पहले आपको क्वेश्चन के थ्रू कराते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। जैसे हमने पहले शीट पे जो क्वेश्चन लिखे हैं इनको ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको ये 2 बातें हैं, इनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। उसके पहले और 3 पॉइंट हैं, उनकी चर्चा कर लें। परमेय संख्याओं को हम आपको बारे में बता चुके थे कल, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का मान 0 के बराबर ना हो, वो सभी संख्या कैसी होती है, परमेय होती हैं। अपरमेय कौन सी होती हैं, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ध्यान रखिए ये बात, अपरमेय हो जाएंगी। वास्तविक संख्या वे सभी संख्या होती हैं जिनका स्क्वायर करने पर क्या बन जाए आपको, अगर हम उनका स्क्वायर करें तो वो सभी धनात्मक नंबर दें तो वो सभी संख्याएं कैसी होंगी, वास्तविक होंगी। इन 2 पैटर्न को अभी हम बताएंगे, ध्यान रखना। अभी इनके हम जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बताएंगे। इसके आगे आ गए बेटा तो प्राकृतिक संख्या, आपको पता है इनके एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 और डॉट इन्फिनाइट, ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। पूर्ण संख्याओं के एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 से इन्फिनाइट तक। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक बेटा माइनस इन्फिनाइट से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इन्फिनाइट तक होता है। पॉजिटिव इंटीजर पता है, यही वाले नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और इनमें माइनस लग जाएगा तो नेगेटिव होता है। 0 के लिए बात करेंगे तो 0 के लिए कई सारी कहानियाँ। 0 नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, ना तो ऋणात्मक, नॉन पॉजिटिव, जो लास्ट क्लास में पढ़े होंगे उनको ये बात पता होगी, नॉन नेगेटिव, पहली बात। दूसरी बात लास्ट क्लास में बताया था 0, 1 परमेय संख्या है। 0 कैसी संख्या है, परमेय है, दूसरी बात है। और तीसरी बात देखिएगा, 0 हमेशा सम संख्या होगी, ये और ध्यान रखिएगा। कैसे होगी इसकी अगर हम चर्चा कर लें तो 0 सम संख्या कैसे होगी बेटा, ध्यान दीजिएगा कि हर सम संख्या को आगे पीछे एक विषम संख्या होती है कि नहीं। अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि कोई भी 2 सम संख्याएं लगातार नहीं आ सकती हैं और कोई भी 2 विषम संख्याएं लगातार नहीं आ सकती हैं। तो अगर हम उसकी बात करेंगे भैया तो देखो ध्यान से,
कि हर सम संख्या के बीच में एक विषम संख्या होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो -1 कैसा है, विषम है, और 1 भी कैसा है, विषम। तो 0 बीच में आएगा, वो कैसा हो जाएगा, आपका सम हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, इस बात पे चर्चा करते हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में अभी हम आपको बता ही चुके हैं, शायद आपको दिख रहा होगा कि इसको हम थोड़ा सा खिसका देते हैं। ठीक है, ये देखिए अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, ये एक पॉइंट है 10वां, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, देख लीजिएगा। ठीक है, और अगली चर्चा जो हम करने जा रहे हैं वो इधर सहभाज्य संख्याओं की हम कर चुके हैं। ठीक है, भाज्य युक्त यौगिक संख्याओं की हम कर चुके हैं। क्रमागत संख्याओं की बात में बात करते हैं। क्रमागत संख्याएं, तो ध्यान रखिए ये संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके बीच का डिफरेंस बराबर होता है, अंतर बराबर होगा तो संख्याएं कैसी होंगी, क्रमागत संख्याएं होंगी। तो जैसे 1 2 3 4 5 ये भी क्रमागत हैं, है ना। 5 10 15 20 ये भी क्रमागत हो गई। ये सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, क्रमागत हो जाती हैं। बात प्रतिलोम की करें तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल लिखा है। प्रतिलोम की बात अगर हम करेंगे तो प्रतिलोम की बात को जरा गौर करिएगा भैया। ठीक है, तो प्रतिलोम में क्या होता है, जैसे हमसे पूछा जाए x का प्रतिलोम क्या होगा, तो x के 2 प्रतिलोम होंगे, एक x का योग प्रतिलोम होगा, एक गुणन प्रतिलोम। योग प्रतिलोम वो होता है जिसको जोड़ने पर x का मान क्या हो जाए, जिसको जोड़ने पर x का मान क्या हो जाए, जल्दी बताओ, जिसको जोड़ने पर x का मान 0 हो जाए। तो x का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -x। और गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1/x, जिसका गुणा करने पर x का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, वो क्या हो जाएगा, इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। बोलो समझ में आ रही है ना मेरी बात, पक्का आ रही है ना समझ में? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन बातों को क्योंकि इनमें बहुत सारे पॉइंट्स छुपे हुए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सम और विषम संख्या की बात करते हैं। अब उससे पहले देखो हमने पॉइंट नंबर 1 और 2 छोड़ा था, तो हम वहीं पे बात करते हैं आके जहाँ हमने पॉइंट नंबर 1 और 2 छोड़ा है, पहले उससे शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1 और 2 याद तो है ना आपको? पॉइंट नंबर 1 और 2 अगर हम बात करेंगे तो ये था मेरा वास्तविक मान, जाति मान, अंकित मान या फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। सबको पता होगा ये बात, तो हम इसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। देखिए सबसे पहले अपने एक संख्या लिखी 4 3 9 2 5 6। इसका स्थानीय मान सबको पता है 6 होगा, प्लेस वैल्यू 6 होगी 50। इसका बोलो 900, इसका बोलो 3000 और इसका बोलो 4 पे 1 2 3 4 वैल्यू, और इसकी प्लेस वैल्यू होगी 6 5 9 3 और 4। ये होगी इनकी फेस वैल्यू, जाति मान, और ये हो गया इनका स्थानीय मान, इस प्लेस वैल्यू। आप हमें एक चीज बताइए, किसी का भी फेस वैल्यू बदल सकता है क्या? कोई भी संख्या आप अपने से देखिएगा, आपका कभी फेस बदलेगा क्या? आप कहीं भी बैठे हो आपका चेहरा तो वैसे ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप जब कोचिंग में हैं तो आपका चेहरा दूसरा है और आप घर चले गए तो चेहरा दूसरा हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपका फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती है, ध्यान रखना। किसी भी संख्या की बदलती क्या है, प्लेस वैल्यू बदलती है। अब जैसे कुछ बातें ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, 1-2 बातें और 1-2 एग्जांपल देखिएगा। मैंने लिखा है 4 3 9 2 5 3। इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 3, इसका क्या हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा जरा बोलो 200, इसका क्या हो जाएगा 900, इसका बोलिए भैया 3 4 टाइम्स 0 और इसका बोलिएगा 4 5 टाइम्स 0। अब इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी 3, ये प्लेस वैल्यू लिखी है, ये फेस लिख रहे हैं 2 9 3 4। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि कभी भी इकाई के अंक का स्थानीय मान और जाति मान नहीं बदलता है। यानी इकाई के अंक का स्थानीय मान और जाति मान हमेशा कैसा रहता है, एक जैसा रहता है। पहली बात इकाई के अंक का। दूसरी बात, अगर हम इसमें एक एग्जांपल ले लें 4 3 9 0 2 5, है ना, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटे कर दो, इतने ठीक है। देखो इसका क्या हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा 20, इसका क्या होगा 0, इसका बोलिए जरा 900, इधर बोलिए 3 4 टाइम्स 0। अब इसकी फेस वैल्यू 5, इसकी 2 और इसकी कितनी रहेगी 0। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं आपको कि 0 कहीं पे भी आएगा उसका स्थानीय मान और जाति मान हमेशा कैसा रहता है, हमेशा बराबर रहता है।
जीरो का स्थानीय मान और जाति मान हमेशा बराबर रहता है। दूसरी बात, इकाई के अंक के स्थानीय मान और जाति मान हमेशा कैसे रहते हैं? बराबर रहते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके आगे बढ़ेंगे तो एक और हमने एग्जांपल ले लिया, चलो इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, इसको हम साफ करते हैं। देखिएगा, अगर हम इसको साफ कर दें और हमने एक संख्या ऐसे लिखी 439.25, अब इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा? तो इकाई का अंक 9 ही होगा, इसका स्थानीय मान 9 होगा, इसका 30 और इसका कितना हो जाएगा? 400। इसका कितना हो जाएगा? 2/10 और इसका कितना हो जाएगा? 5/100। समझ में आ गई बात स्थानीय मान और जाति मान की? बोलो क्लियर है ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमने जो पढ़ा था उसकी चर्चा करते हैं। तो हमने पढ़ रहे थे सम और विषम संख्या की चर्चा, जरा देखिएगा, हमने सम और विषम संख्या छोड़ी थी, उसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। देखिएगा भैया, सबसे पहली बात बताइए, सम संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हों। 2 से विभाजित अगर हो जाएंगी तो वो संख्या क्या कहलाएंगी? सम होंगी। और 2 से नहीं कटेंगी तो क्या होंगी? विषम होंगी। बोलिए, होंगी कि नहीं होंगी? अगर हम इसमें ही पूछ दें आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं कि बताइए 1 से 100 तक कितनी संख्याएं सम और कितनी संख्याएं विषम होती हैं? 1 से 100 तक कितनी संख्याएं सम और कितनी संख्याएं कैसी होती हैं? विषम होती हैं। तो भैया जल्दी से बताइएगा आंसर, जल्दी से कमेंट करिएगा, कितनी संख्याएं सम और कितनी क्या होती हैं? विषम होती हैं। बोलिए जल्दी, बोलिए जल्दी से आंसर, कितनी संख्याएं सम और कितनी कैसी होती हैं? विषम होती हैं। ठीक, 50 संख्याएं सम और 50 कैसी होती हैं? विषम होती हैं। क्यों? क्योंकि 1 से 100 तक कुल संख्याएं कितनी होती हैं? कुल, तो कुल संख्या बच्चों होती हैं 100। ठीक है, इसमें से सम आधी सम और आधी विषम हो जाएंगी। तो जरा बताइए आधी कितनी होंगी? 50 सम और 50 कैसी? विषम। क्यों होगा ऐसा? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बेटा ध्यान रखना कि हर सम संख्या के बाद एक विषम संख्या आती है कि नहीं? हर सम संख्या के बाद एक विषम संख्या आती है। तो उसके लिए जरा बताइए आप हमें बड़े ध्यान से कि हर सम संख्या के बाद विषम संख्या आएगी तो आधी आधी ही तो चेंजमेंट होगी। बोलो, अल्टरनेट जब कोई चीज़ आती है तो उसका चेंजमेंट कैसे होता है? आधा आधा होता है। बोलो समझ में आई ना ये बात वैल्यू? चलो ठीक है। अब इसमें हमने तुमसे अगला क्वेश्चन पूछा, पहला अगला क्वेश्चन है कि बताओ बेटा 100 से 501 तक, पहली बात तो आप ये बताओ कुल संख्याएं कितनी? कुल संख्या पहली बात कितनी? फिर आपको बतानी है सम कितनी है और फिर आपको बतानी है विषम कितनी है। पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इधर लिख रहा हूं, 100 से 501 के बीच कुल संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। क्या इन दोनों प्रश्नों में कोई अंतर है? क्या इन दोनों प्रश्नों में कोई अंतर है? आप ये बताइए हमें बस। तो देखिएगा, इसके में लगा है 100 से 500 तक। इस तक का मतलब होता है बच्चों कि दोनों संख्याओं को लेना है, हमें 100 को भी लेना है और 500 को भी लेना है। और बीच का मतलब होता है इन दोनों के बीच की संख्या लेनी है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो अगर हम लिख लें 1 2 3 4 5 6, हम कहें 1 से 6 तक कितनी संख्याएं? तो 6 हैं। और कहें 1 और 6 के बीच या 1 से 6 के बीच में कितनी संख्याएं? तो ना 1 को लेना है ना 6 को लेना है। कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 4। बोलो समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? बोलो मेरी बात क्लियर हुई तुम्हें कि नहीं हुई? तो बेटा इसके लिए ऐसे तो हम नहीं गिन पाएंगे। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा वो फॉर्मूला हम तुम्हें यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला हम अगले पेज पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा उसको, वो काम आएगा। कि अगर तक लगा हो, तक पहली पहचान है तक, या दोनों संख्याओं को लेना हो, दोनों संख्याओं को लेना हो, दोनों संख्याओं को लेना हो, तो टोटल संख्याएं होती हैं,
टोटल संख्या बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम प्लस 1, ठीक है। और अगर के बीच की बात करें, के बीच मतलब दोनों को छोड़ना है, दोनों को छोड़ना है, तो टोटल संख्या होती है, टोटल नंबर बराबर होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम माइनस 1। अभी हमने एक एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 लिखा था। बताइए 1 से 6 तक कितनी संख्याएं 6 होंगी कि नहीं? कैसे? मैक्सिमम कितना है 6, मिनिमम कितना है 1, 6 में से 1 जाएगी 5 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जरा ये बताइए यहाँ निकालेंगे 1 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, तो बताओ 6 माइनस 1 करेंगे 5 और 1 और कम कर देंगे तो 4 संख्याएं होंगी। और वो कौन सी 4 होंगी? ये वाली 4 होंगी। बोलो बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम पीछे जाएं तो सबसे पहले कुल संख्याएं बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुल संख्याओं के लिए बताइए हम क्या करेंगे? हम मैक्सिमम लिखेंगे, मैक्सिमम है 501 माइनस मिनिमम कितना हो जाएगा 100, मैक्सिमम माइनस मिनिमम हो गया, प्लस 1 कर देंगे। तो बताओ 501 में से 100 जाएगा 401 और 1 जोड़ेंगे तो कुल संख्याएं कितनी आ जाएंगी 402। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 402। क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, इसको हम साफ कर दें। इसका आंसर हो जाएगा 402। अब 402 में आधी सम और आधी विषम है तो आधा आधा बांट दो। ये हो जाएगा 201 और ये हो जाएगा 201। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसमें सम कितनी हो जाएंगी? आधी 201 और विषम भी कितनी हो जाएंगी? विषम कितनी हो जाएंगी बच्चों? आधी हो जाएंगी 201। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? इसी तरीके से इस संख्या में टोटल नंबर्स निकालेंगे तो 501 माइनस 100 प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, के बीच की बात है, के बीच में माइनस होता है, पीछे लिखाए हैं -1। तो 401 हो जाएगा। देखिएगा 501 से 100 जाएगा 401, एक और कम करेंगे तो हो जाएंगी कुल संख्याएं कितनी 400। 400 में आधी सम और आधी विषम हो जाएंगी तो सम की संख्या रहेंगी आपकी कितनी 200 और विषम संख्याएं कितनी रहेंगी 200। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है ना मेरा क्वेश्चन? अगर क्लियर है क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन और हम लिख रहे हैं, उसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, उसका आंसर देखिएगा क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है 100 से 800 तक आपको यही 3 चीजें निकालनी है और कमेंट करना है। कुल संख्याएं कितनी, सम संख्याएं कितनी और विषम संख्याएं कितनी। दूसरा है 100 से 600 के बीच, 100 से 600 के बीच, फिर तीनों चीज़ें निकालनी है। कुल संख्याएं कितनी, सम संख्याएं कितनी और विषम संख्याएं कितनी। ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे आके बहुत अच्छे से कि ये क्या बात कहना चाह रहा है। ठीक है, अभी हम आगे की बात करते हैं। तो हम जहाँ पढ़ रहे थे वहीं पहुँचते हैं। हम जो पढ़ रहे थे चीज़ें फिर वहीं से पहुँच जाते हैं। हमने पढ़ रहे थे सम और विषम के बारे में, तो शायद हम लोग यहाँ पे थे इस पॉइंट पे। तो बताइए सम संख्याओं के बारे में आपको बात समझ में आ गई, विषम संख्याओं के बारे में बात समझ में आ गई। अब अगली बात कहते हैं कि n अंक की कितनी संख्याएं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, n अंक की कितनी संख्याएं होती हैं। तो देखिएगा फिर से मेरी बात को, फिर से हम वहीं जाना चाहेंगे जहाँ पे थे। तो अब चलो इस बार यहाँ से बोर्ड निकाल लेते हैं, बोर्ड पे समझाते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से। अगर बात की जाए n अंक की, मैं पूछूं आपसे एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? बताइए जल्दी से, एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? आप जहां बैठे हैं वहीं से बोला करिए ताकि आपको फील आए कि आप क्लास में हैं। तो भैया ध्यान रखना, एक अंक की संख्याएं होती हैं 9। 2 अंक की बोलिए जल्दी से, 2 अंक की कितनी होंगी 90। 3 अंक की कितनी होती हैं? 3 अंक की कितनी होती है बोलो 900। 4 अंक की कितनी होंगी? इसी तरीके से 4 अंक की कितनी हो जाएंगी 9000। 5 अंक की कितनी होंगी? तो 5 अंक की बेटा होंगी 90000। 6 अंक की कितनी होंगी? तो 6 अंक की कितनी होती चली जाएंगी 9 लाख। ऐसे कैसे लिख सकते हैं सर? इस बात की भी तो चर्चा होनी चाहिए कि सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम। तो अगर हम इसकी बात करें
तो एक अंक की जो संख्या होती है वो 1 से 9 तक होती है, जो पढ़ाए हैं उसी पे बात करेंगे। 2 अंक की होती है 10 से 99 तक। 3 अंक की होती है 100 से 999 तक लग रहा है, ये ध्यान रखना। अगर हम इनकी वैल्यू इसी तरीके से लिखता चले जाएं तो हम सबकी वैल्यू निकालते चलेंगे। तो इसके लिए लगाएंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम। 9 में से 1 जाएगी 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 9। 99 में से 10 जाएगा 89, 89 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। इसी तरीके से बताओ इसमें से 100 घटाएंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं ना और फिर प्लस 1 करते हैं, तो मैक्सिमम कितना है 999 माइनस 100 899 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 900। ठीक है बच्चों, चलो इसी तरीके से हम आगे संख्या लिख सकते हैं। अब आपके में क्वेश्चन कैसे आएगा इसका ये देखिएगा। आपके में कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, आपके क्वेश्चन आएगा एक बच्चे ने 1400 तक की गिनती लिखी, एक बच्चे ने 1400 तक की गिनती लिखी तो उसने कुल कितने अंक लिखे, बहुत लंबी क्लास नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, एक क्लास और इस पे बनाएंगे फिर ये खत्म हो जाएगा। तो बताओ एक बच्चे ने 1400 तक की गिनती लिखी, उसने कुल कितने अंक लिखे। अगर हम इसकी बात करें तो बेटा बताओ जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या होमवर्क में करके आएंगे। अब लास्ट क्लास जब नेक्स्ट अगली क्लास डालेंगे तो उसमें ये बात हम बहुत अच्छे से जो हमने 3 क्वेश्चन दिए हैं इसी पे चर्चा करेंगे। आज हम क्लास को बेटा यहीं रोकते हैं, ठीक है। और अपने प्रॉपर वीडियो को देखिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, धीरे धीरे करके हम लोग पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।